बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं नाजरीन। एक्सीडेंट, इंजरीज और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद इंसान को ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में अपने रूटीन के काम सर अंजाम नहीं दे सकता। ऐसा मुमकिन नहीं है। आप डिफरेंट तरह की इंजरीज के बाद भी अपनी ज़िंदगी के जो नॉर्मल काम हैं और एक्सीडेंट्स के बाद भी वो सारी डेली रूटीन के काम सर अंजाम दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर उमर भट्ट मौजूद हैं जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, MRCS, FRCS, TNU फ्रॉम UK। आज सर हमें बताएंगे कि स्पोर्ट्स इंजरीज के बाद और डिफरेंट तरह की इंजरीज के बाद कैसे लाइफ को नॉर्मल रूटीन में लेकर आया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत वेलकम। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर। सर आपकी माशाल्लाह से स्पेशलिटी जो है स्पोर्ट्स इंजरी है। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि स्पोर्ट्स इंजरीज होने के बाद या फिर डिफरेंट तरह की ऑर्थोपेडिक कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद लाइफ को कैसे नॉर्मली स्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो भी पेशेंट्स होते हैं जब कभी उनके साथ कोई इंजरी हो जाती है तो उनको ऐसा महसूस होता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी के काम जो हैं वो डेली रूटीन के काम सही तरीके से नहीं अंजाम दे सकते, या तो फिर उनकी फैमिलीज़ को भी ये डाउट्स रहते हैं कि अब वो नॉर्मल जो रूटीन है वो उस तरह से वो काम नहीं कर सकते, या फिर क्रिकेट नहीं खेल सकते, या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। देखें, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खेली जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलेशन है 70% हमारी पॉपुलेशन यंगर एज है, अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, और ज़रा पता है क्रेज़ ऑफ क्रिकेट, हॉकी और अब फुटबॉल इसका बहुत ज़्यादा है। और ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है कि हमारी कौम में स्पोर्ट्स इंजरी हो। पूरी दुनिया में यंग लड़कों को और यंग फीमेल्स को स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं, लेकिन उधर चूँकि सिस्टम इतने रोबस्ट हैं, उधर हेल्थ केयर सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है, और वहाँ जनरल प्रैक्टिशनर जिनके पास आप फर्स्ट जाते हैं, जिसको GP कहते हैं, उनके पास इतना अच्छा सिस्टम मौजूद होता है कि जैसे ही किसी बच्चे को ग्राउंड में इंजरी होती है, एक तो उनके पास वहाँ स्पोर्ट्स फिजिशियन मौजूद होते हैं, वो उनको रिकग्नाइज करके इंजरी को या तो फर्स्ट एड वहाँ देते हैं और उसके बाद उनको समझा देते हैं कि आपकी इंजरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप गेम नहीं कंटिन्यू करेंगे, या आप अपने जाके GP को दिखाएं, या इंजरी इस हद तक सीवियर हो चुकी है कि आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ज़री बात है, जब यंग लड़के को क्रिकेट खेलते हुए जंप मारी, गिरा और नी में इंजरी हुई, वो समझता है कि टांग में मोच आई है, वो खेलता रहता है उस पर। उसको आइडिया इस चीज़ का नहीं होता कि नी के अंदर जो इंजरी मोच आई है वो असल में मोच नहीं है। नी के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं ACL, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, जो सबसे ज़्यादा कॉमन इंजर होता है यंग लड़कों में। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसको कुशन कहते हैं, उनको कहते हैं इंग्लिश में मेनिस्कस, वो डैमेज होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जब उनमें इंजरी होती है तो सबसे पहले यंग लड़कों की टांग सूज जाती है। सूजने की वजह से 4-5 दिन वो रेस्ट करते हैं, टांग की स्वेलिंग कम होती है, वो समझते हैं हमारी टांग ठीक हो गई है, वो दोबारा ग्राउंड में उतरते हैं, फिर उनकी टांग में इंजरी होती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है अनटिल उनकी टांग इस हद तक ख़राब ना हो जाए कि उनसे खेलना मुश्किल हो जाए। तो आइडियली बाहर मुल्कों की तरह अगर आपकी इंजरी हुई है तो सबसे पहले आपको रेस्ट करना चाहिए और किसी स्पेशलिस्ट को जाके दिखाना चाहिए कि मेरी टांग में इस तरह की सीवियर इंजरी हुई जिसमें मेरी टांग सूज गई, और फिर उसके देखने के बाद स्पेशलिस्ट, जिस तरह अगर मेरे पास आते हैं, मैं पेशेंट की नी को एग्जामिन करता हूँ, उनकी हिस्ट्री लेता हूँ, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराई जाती है जिसको कहते हैं बीमारी की जड़ को ढूंढना, मतलब MRI स्कैन कराओ, एक्सरे कराओ, और अगर उसमें नज़र आए फिर हम उसको प्रॉपर ट्रीट करते हैं। ओके, तो सर आपके पास कितने केसेस में आते हैं और किस तरह आप उसको मैनेज करते हैं, या फिर आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर लोग इसको बहुत निगलेक्ट करते हैं? देखिए, मैं तो इंग्लैंड से 2014-15 से आ रहा हूँ। पहले मैं शॉर्ट पीरियड्स के लिए आता था, अब पिछले 1-1.5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलमोस्ट यहीं सेटल हो गया हूँ। हम लोगों ने अपने AO क्लिनिक हॉस्पिटल जो कि नाज़िमाबाद में, उसके अंदर पाकिस्तान का एडवांस स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बना दिया है, जिसमें इस टाइम उसी लेवल की सर्जरी हो रही है जो आप UK में या यूरोप में करवाते हैं। अब मेरे पास ऑन एवरेज 50 से 60 पेशेंट्स डेली आता है जिसकी इंजरीज या तो नी की होती है या शोल्डर की होती है, और अब हमारे पास तो बाहर मुल्क से भी पेशेंट्स आते हैं स्पोर्ट्स सर्जरी कराने। उसके पीछे एक पूरा सिस्टम है, आपको बनाना पड़ता है, जिसमें टाइम लगता है। सिस्टम का मतलब है आपके पास हाई क्वालिटी फिजियोथेरेपिस्ट होने चाहिए, आपके पास अच्छी क्वालिटी के आपके एनेस्थेटिस्ट होने चाहिए, आपके पास इक्विपमेंट होनी चाहिए जिसके ज़रिए आप ये सर्जरी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पिछले 3-4 साल में सारी इक्विपमेंट और हर वो टेक्नोलॉजी ले आए हैं, और अब हम हर किस्म की वो सर्जरी कर लेते हैं जिसके लिए पेशेंट्स बेचारों को या तो यहाँ अवेलेबल नहीं था या बाहर मुल्क जाना पड़ता था, और बड़ी ही नॉमिनल प्राइस पे हम वो ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं।
ओके तो सर एक कॉम्प्लिकेशन आती है ड्यूरिंग द क्रिकेट या फिर कोई भी स्पोर्ट्स आप कर रहे होते हो, तो फ्रोजन शोल्डर जो है एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, फिर ओल्ड एज में भी फ्रोजन शोल्डर जो है एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, इसकी इंडिकेशंस ट्रीटमेंट की क्या होती हैं और इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, शोल्डर जो है वो अल्लाह ताला ने एक ऐसा जॉइंट बनाया है इंसान की ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा मोबाइल है, मतलब मूवमेंट सबसे ज़्यादा अगर किसी जोड़ की इंसान की बॉडी में वो शोल्डर है, इसलिए कि वाहिद शोल्डर है जो 180 डिग्री रोटेट करता है। ना आपकी हिप जॉइंट ऐसा कर सकती है, ना आपकी रिस्ट जॉइंट ऐसा कर सकती है, ना आप अपनी गर्दन को 180 डिग्री मूव कर सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि शोल्डर जॉइंट का जो गेंद होता है जिसको हम बॉल कहते हैं और जो सॉकेट है जिसको ग्लिनॉइड कहते हैं, उसके साइज का डिफरेंस 8/2 है। मतलब शोल्डर का जो गोला है वो 8 गुना ज्यादा बड़े साइज का होता है जिसपे वो बैठा होता है सॉकेट पे। तो इतनी बड़ी रोटेशन होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है कि जरिए पता है शोल्डर कवर होता है कैप्सूल के साथ और मसल्स के साथ। वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम शोल्डर के अंदर जो पेशेंट्स फील करते हैं जिसको हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, उसका रीजन ये है कि जो कैप्सूल है जो इतना लूज होता है और उस लूज होने की वजह से शोल्डर इतना मूव करता है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। कोई भी रीजन की वजह से, या तो पेशेंट डायबिटिक है, या पेशेंट को वायरल इन्फेक्शन हुआ है, या कि पेशेंट अचानक गिरा है, या किसी ने उसके हाथ को झटका दिया। फ्रोजन शोल्डर का मतलब है कैप्सूल के टाइट हो जाना। अब वो 3 स्टेजेस में जाता है। पहले स्टेज में पेशेंट कंप्लेन करेगा कि मुझे बेइंतहा दर्द हो रही है, इतनी दर्द कि मैं अपने कंधे पे सो नहीं सकता, मैं अपने बाल नहीं बना सकती, या पेशेंट कहती है मैं कप नहीं उठा सकती। 3 से 6 महीने लगते हैं उस पेन को सेटल होने में अगर पेशेंट ट्रीट ना कराए। उस स्टेज के बाद पेशेंट चला जाता है सेकंड स्टेज में जिसको कहते हैं स्टिफनेस, जोड़ का सख्त हो जाना। पेशेंट कहता है सर डॉक्टर साहब मेरी दर्द में तो आराम आ गया दवाइयां खाने की वजह से, लेकिन मेरी शोल्डर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई है। और सबसे कॉमनेस्ट शोल्डर रिस्ट्रिक्शन जो मूवमेंट होती है वो एक्सटर्नल रोटेशन है। मतलब शोल्डर में पेशेंट कहता है सर मैं यहाँ से बाहर हाथ नहीं ले जा पा रहा। ये सबसे कॉमन डायग्नोसिस है। उसको भी लगते हैं 6 से 8 महीने सेटल होने में। और आखिरी फेज है रेजोल्यूशन ऑफ स्टिफनेस, मतलब स्टिफनेस खत्म होने लग जाती है और आहिस्ता आहिस्ता शोल्डर की मूवमेंट रिगेन होने लग जाती है। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं अगर आप कोई ट्रीटमेंट ना कराएं और नेचर को खुद होने दें हील नेचुरली तौर पे। ये टोटल प्रोसेस को 1.5, 2 से 3 साल भी लग जाते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर आप जानती हैं कि जो मरीजों की लाइफ है, जॉब पे जाना, काम करना, फिजिकल, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते 2-2, 3-3 साल वेट करना। तो अब ट्रीटमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है हमारे पास कि पहला ऑप्शन है आप उस पेशेंट्स को इंजेक्शन लगा सकते हैं शोल्डर में एक्सरे के जरिए, और जो कैप्सूल टाइट है उसको ओपन कर देते हैं। इसको कहते हैं हाइड्रोडिस्टेंशन, ये कैप्सूल को ओपन करना। ये पेशेंट को बगैर बेहोश किया जाता है। पेशेंट आएगा, 10 मिनट लगेंगे, इंजेक्शन लगाएं, उसके बाद वो फिजियो करे। इसकी सक्सेस रेट 50 to 60%। और सर रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं? और अगर पेशेंट कोई ये ट्रीटमेंट करवा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, आपने बताया कि ऑफिस जॉब है या फिर उसका कोई स्टूडेंट है, तो कितने दिनों में वो रिकवर हो जाता है? हाँ, अब अगर हम लोग सिंपल इंजेक्शन लगा रहे हैं तो पेशेंट घर जाएगा, फिजियो करेगा, 6 हफ्ते लगेंगे, काफी हद तक वो रूटीन में आ जाएगा। लेकिन उसमें 100% सक्सेस नहीं है। जिस तरह का 50 to 60% इसलिए आप सर्जरी नहीं कर रहे। अगर पेशेंट कहता है नहीं डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी ट्रीटमेंट चाहिए जिसमें 98% सक्सेस हो, तो आपको फिर आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सूल रिलीज करनी पड़ती है। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब है कि कंधा खोले बगैर लेजर सर्जरी के जरिए अंदर जाके उस कैप्सूल को आप ओपन करते हैं। वो भी 20 से 30 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। पेशेंट सुबह में आता है, उसकी सर्जरी होती है, शाम में वो घर चला जाता है, फिर उसकी रेगुलर फिजियो होगी एंड ही विल गो बैक टू वर्क इन 2 weeks टाइम। ओके सर, एक और क्वेश्चन है स्पाइनल सर्जरी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम टाइम हमारे यहाँ पर इंजरी होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कुछ ये मिथ है कि लोग ये बात काफ़ी वायरल करते हैं कि स्पाइनल सर्जरीज दैट नॉट बी वेरी सक्सेसफुल। तो ये बताइएगा कि लंबर में कोई भी किसी भी किस्म की L4, L3 में कोई भी आपका फ्रैक्चर हो जाता है या किसी भी किस्म की इंजरी हो जाती है, तो उसमें अगर आप ओपन कर रहे हो उसको या फिर कोई भी सर्जरी कर रहे हो, तो उसके कितने चांसेस होते हैं कि वो रिकवर हो जाएगा? सम टाइम नर्व्स वहीं पर मौजूद होती हैं, तो कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है या कैसे उस सर्जरी को सक्सेसफुल किया जा सकता है? देखें, इसका बड़ा सिंपल तरीके से जवाब दूंगा। इंग्लैंड के अंदर 30 साल पहले इस चीज़ को उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया था जब हम वहाँ ट्रेनिंग करते थे और यंग सर्जन थे, कि आपने अपनी फील्ड के अंदर सुपर स्पेशलिस्ट होना है। मैं अनफॉर्चुनेटली स्पाइन
सर्जन नहीं हूँ। मेरी फील्ड सिर्फ नी और शोल्डर की हाईली स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स सर्जन है, जिसमें दुनिया में 50 सर्जन में मेरा नाम आता है जिस टाइप के काम मैं करता हूँ। और उसके सक्सेस के पीछे रीज़न ये है कि मैं इतना स्पेशलाइज्ड हूँ कि मैं अपनी फील्ड से बाहर काम नहीं करता। अब आपके सवाल का जवाब कि स्पाइन, जिस तरह मैं अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट हूँ, इसी तरह स्पाइन के सर्जन भी अपनी फील्ड में अब स्पेशलिस्ट हैं, इंग्लैंड में, यूएसए में, यूके में और पाकिस्तान में भी। जिस बंदे ने स्पाइन फील्ड के अंदर सिर्फ स्पेशलाइज्ड काम किया हुआ है, ये जो आप बात बता रही हैं कि अगर स्पाइन में इंजरी हो जाए, बिल्कुल सक्सेस रेट वैसे ही है जिस तरह मेरी शोल्डर सर्जरी है, मेरी नी सर्जरी में। हमारे पास डॉक्टर अतर मुनीरुद्दीन सिद्दीकी मेरे कोलीग हैं जो इंग्लैंड से आते हैं, एओ क्लिनिक में बैठते हैं, वो लास्ट टाइम आए भी हुए थे। अब वो हर किस्म की कॉम्प्लेक्स स्पाइन सर्जरी करते हैं एओ क्लिनिक में, ओपन से लेके डिफॉर्मिटी से लेके कॉम्प्लेक्स सर्जरी से लेके, और हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप अपने पेशेंट्स के साथ ऑनेस्ट हैं, आप उनको रिस्क्स और बेनिफिट्स बता रहे हैं, इसलिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा सर्जन नहीं है जो कहेगा कि मेरी सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, वो झूठ बोल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सर्जरी कर रहे हैं, अल्लाह ताला की नेचर को चेंज तो कॉम्प्लिकेशन ना हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशन की रिस्क आपको बताना जरूरी है। जिस तरह मेरी सर्जरी में लेस देन 1% कॉम्प्लिकेशन होती है, जो कि कुछ भी नहीं है कंपेयरिंग टू बहुत सारी सर्जरी। स्पाइन सर्जरी में शायद 3 से 4% होती है, लेकिन क्या एक मरीज 4% रिस्क लेने को तैयार है अपनी कमर को सही करने के लिए? मेरी नज़र में बड़ा रीजनेबल एक ऑप्शन है कि आप स्पाइन सर्जरी करा सकते हैं, लेकिन स्पेशलिस्ट का स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है। ओके। और ये सर्जरी बिल्कुल सक्सेसफुल है। ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ पर लोगों को ये बात भी नहीं पता या अवेयर नहीं है कि अगर स्टमक में इशू है तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर ब्रेन में इशू है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास। द पीपल डोंट नो कि कैसे कंसल्ट करना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, तो ये बात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पर जो सब स्पेशलिटी होती है उसकी इतनी वर्थ नहीं होती है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। देखें, उसके पीछे जिस तरह मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम में स्टार्ट किया, देखिए उसके पीछे वजह ये कि जब तक हेल्थ केयर पूरा रिफॉर्म चेंज नहीं होगा, जब हर बंदे को अपनी लिमिटेशंस पता नहीं होंगी, ये सिस्टम बदलेगा नहीं। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी सिस्टम चेंज हो रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी 15-20 साल पहले पाकिस्तान में जनरल सर्जन करते थे। आज भी अगर आप पेरिफेरल हॉस्पिटल्स में चले जाएं, किसी से अंदरूनी सिंध में या पंजाब की किसी अंदरूनी जगह पे, वहाँ जनरल सर्जन ऑर्थोपेडिक कर रहा होता है। लेकिन पिछले 10-15 साल के अंदर हमारे पाकिस्तान ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन ने मेहनत करके सब स्पेशलिटी को इंट्रोड्यूस कराया। जिस तरह मैंने बताया कि स्पोर्ट्स सर्जरी पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं, कोई करता ही नहीं था। मैं जब आया, यंग लड़कों में इंकरेजमेंट आई, उन्होंने भी स्पोर्ट्स सर्जरी को पिक किया। अब अल्लाह का शुक्र है कि कराची, लाहौर और सेंटर्स में भी लोग स्पोर्ट्स सर्जरी शुरू कर दी है। अभी भी उतनी मैच्योर नहीं हुई, लेकिन शुरू कर दी एटलीस्ट। तो अब, और ऊपर से फिर हम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा कॉमन हो गया कि अब लोग खुद सोशल मीडिया के जरिए देखते हैं कि ये जो इंजरी है इसके बारे में लिखा क्या हुआ है यूट्यूब पे, गूगल में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या है, डॉक्टर को वो सर्च करते हैं। और मैं लोगों को कहता हूँ, जिस तरह आप अपनी गाड़ी खरीदने के लिए इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपको हेल्थ के लिए इन्फॉर्मेशन। एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, कराची से बात कर रहा हूँ, अहमद नाम है मेरा। जी अहमद, बताइएगा क्या सवाल करना चाहते हैं? जी, मुझे स्पोर्ट्स में इंजरी हुई थी मेरे पाँव में। इस वक्त एक फ्रैक्चर है, लेकिन वो फ्रैक्चर तो खत्म हो चुका है, बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका है। लेकिन कोल्ड वेदर के अंदर, सर्दियों में बिलखुसूस जो है, उसके अंदर शदीद किस्म का दर्द उठता है। तो उसका किस तरीके से इलाज किया जाए? क्या फिजियोथेरेपी करवानी चाहिए उसके लिए मुझे, या कोई और दूसरी ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब बताएं। फ्रैक्चर कितने टाइम पहले हुआ है? 2 साल पहले। 2 साल, ओके, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। जी ओके। देखें, फ्रैक्चर के बाद अगर किसी इंसान की पेन खत्म हो जाए और सर्दियों में उसको दर्द हो, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है। मतलब वो एरिया जहाँ फ्रैक्चर हुआ है, उस जगह की नर्व्स और उस जगह की स्किन हाइपर रिएक्टिव हो जाती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। इसका इलाज 2-3 फैक्टर्स के अंदर किया जाता है। एक कि आप पेशेंट को पेन किलर्स दे सकते हैं उस टाइप के जो नर्व को इफेक्ट करते हैं। सेकेंडली कि उस एरिया को वार्म रखा जाए, गर्म रखा जाए, ताकि वो एरिया सेंसिटिव ना हो, स्किन से उसको बचाया जाए। और थर्ड ये कि एक्सरे दोबारा करके देखी जाए कि क्या वो हड्डी जो जुड़ी है वाकई ही जुड़ी है कि नहीं। इसलिए कि अक्सर पेशेंट्स की फ्रैक्चर यूनाइट नहीं होता और थोड़ी सी यूनियन रह जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है, खास तौर पे इन्वायरमेंटल चेंज होने की वजह से। तो आई वोंट वरी दैट मच। द बेस्ट थिंग इज दैट ही शुड कम एंड सी अ स्पेशलिस्ट, ताकि इसको एग्जामिन कर लें, देख लें कि रीज़न क्या है। इसलिए उन्होंने ये भी नहीं बताया कि फ्रैक्चर हुआ कहाँ है। ये बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन है, जिसका आंसर इस तरह स्पेशलाइज देना बड़ा मुश्किल है। ओके सर, फ्रैक्चर होने के बाद कितने टाइम तक, अगर हड्डी जुड़ भी जाए तो कितने टाइम तक रेस्ट करना ज़रूरी होता है? क्योंकि मतलब अगर हड्डी जुड़ भी जाती है तो लाइक उसमें थोड़ा बहुत हेयरलाइन होने के या डिफरेंट तरह के फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की बॉडी और जिस्म इतना रिजिलियंट बनाया है कि आप किसी किस्म का भी फ्रैक्चर को सही तरीके से अगर फिक्स करो तो हील हो जाता है। सर, एक और कॉलर मौजूद है, अदनान। अस्सलाम वालेकुम जी अदनान। वालेकुम सलाम। कराची से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ जी, बताइएगा क्या सवाल करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरी वाइफ को थायराइड हो गया है।
ठीक है तो ये दिखाया हमने, थायराइड का मसला हो गया, गले में थायराइड है। जी, ठीक है। तो जरा आप बताइए इसके क्या हकीमी इलाज करवाना है या इसका क्या इलाज है, आप कुछ डॉक्टर साहब से बता जरा। एक्चुअली सर इज अ स्पेशलिस्ट इन सर्जरी, बट हम आपके क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असल में मेरी फील्ड नहीं है, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया वो जारी बात है जेनेरिक हमारी फील्ड के अंदर हम लोग देखते रहते हैं पेशेंट। थायराइड की प्रॉब्लम ये है कि आप किसी फिजिशियन को दिखाएं जो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है। एंडोक्रिनोलॉजिस्ट अगर आपको नाम याद रहे तो उनको आपको जाके दिखाना पड़ेगा और वो आपको एडवाइस करेंगे कि इनके जो थायराइड है उसकी ट्रीटमेंट क्या है। जी अदनान, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो गुदूद के जो माहिर होते हैं, आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपके इस क्वेरी को या इस मुश्किल को आसानी से ट्रीट कर लेंगे। सर, एक और क्वेश्चन है कि जो ओल्ड एज में नी जॉइंट में पेन हो जाता है, लिगामेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, या फिर जो चिकनाई होती है, चिकनाहट होती है घुटनों की, वो भी ख़त्म हो जाती है, उसकी क्या वजह होती है और ये उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? कोई भी जोड़ या कोई भी जॉइंट हो उसके ऊपर अल्लाह ताला ने लेयर लगाई होती है और उसको कहते हैं कार्टिलेज। जी। कार्टिलेज की थिकनेस 4 से 3 मिलीमीटर होती है। आज तक पिछले 50 साल में दुनिया के सबसे एडवांस कंट्रीज ने भी ये चीज़ आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि चिकनी हड्डी आखिर ख़राब होती क्यों है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एज रिलेटेड है, कुछ लोग कहते हैं कि ट्रॉमा की वजह से, कुछ एविडेंस ने शो किया जेनेटिक्स के अगर फैमिली में है तो आपको हो सकता है, और कुछ लोगों ने अब क्लियरली डिफाइन कर दिया कि जिन लोगों को गेटिया होते हैं, जिसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, उनमें रिस्क ज़्यादा है। लेकिन जब चिकनी हड्डी का कवर खराब हो जाए या उसकी चिकनी हड्डी घिस जाए या कार्टिलेज वेयर हो जाए, इस प्रॉब्लम को कहते हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस। ओके। चिकनी हड्डी के घिस जाना। उसकी ट्रीटमेंट बहुत साल पहले आ गई थी। ठीक है। चिकनी हड्डी 4 स्टेजेस में डिवाइड की गई है आर्थराइटिस को, जिसको कहते हैं स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। अगर आपकी चिकनी हड्डी स्टेज 1 और 2 में खराब है तो आप ऑर्थोबायोलॉजिक्स, जिसको कहते हैं स्टेम सेल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी, उससे आप पेशेंट को काफी हद तक डिले कर सकते हैं। प्रोग्रेशन ऑफ आर्थराइटिस खत्म नहीं कर सकते, डिले कर सकते हैं। लेकिन जब आर्थराइटिस स्टेज 3 और 4 में आ जाए, फिर अनफॉर्चुनेटली ऑर्थोबायोलॉजिक्स या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती, तो उसके अंदर आपको जॉइंट रिसर्फेसिंग प्रोसीजर करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि अगर नी के सारे कंपार्टमेंट खराब हो गए हैं तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, मतलब चिकनी हड्डी के सारे कवर्स को बदलना। और अब अल्लाह का शुक्र है 1 साल पहले हम 30 साल के बाद पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजी ले आए जिसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। अगर जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा खराब है तो मैं उसको भी तब्दील करता हूं और उसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। इसकी सक्सेस क्या है? 98% सक्सेस है 10 साल तक। अगर किसी इंसान की नी रिप्लेसमेंट अच्छी तरीके से किए जाए तो 10 साल तक उसका वो जोड़ खराब नहीं होगा, 98% चांस है। और 85% चांस है कि 15 साल तक उसका जोड़ उसको तंग नहीं करेगा। तो एक एज इंसान की 55 से 60 साल है और वो 70-75 तक कंफर्टेबल लाइफ गुजारता है, तो नॉट अ बैड ऑप्शन। ओके सर, यही आपने एक क्वेश्चन भी यहाँ मेरा क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं जो ये सोचते हैं कि नी रिप्लेस करने के बाद जो है वो इतना सक्सेस नहीं होगा, या तो फिर जितना चल फिर सकते हैं वो भी नहीं चल पाएंगे, या फिर कुछ मिथ्स होती हैं, कुछ मिसकॉन्सेप्ट्स होते हैं लोगों के, वो मींस के नहीं करने देते उनको, या फिर कुछ लोग मना कर देते हैं। सर, एक कॉलर में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ, अहमद बात कर रहा हूँ। जी अहमद, बताइएगा क्या सवाल करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैम मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अहमद प्लीज आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें। ओके ओके। मेरा एक्चुअली 3 साल पहले तो एक्सीडेंट हुआ था। मेरे घुटने में कोई तकलीफ हुई थी। मैं जिला हॉस्पिटल में गया था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपका ऑपरेट होगा, ऑपरेट के अलावा कोई हल नहीं है। और एक्चुअली मैं करता हूँ बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में करता हूँ। तो मुझे ये पूछना डॉक्टर साहब से कि इसके अलावा कोई हल है इसका, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ मैं चल रहा होता हूँ या एकदम से कुछ झटका आता है और टांग मेरी लॉक हो जाती है खुद ब खुद। ठीक है, इसका कोई हल है आपके पास, अगर डॉक्टर साहब बता सकें? ठीक है। ये देखें अहमद, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बड़ा ही टिपिकल साइन सिम्टम्स लेके जा रही हैं मिनिस्कल टेयर की तरफ। जो स्पोर्ट्स प्लेयर कहें कि हम लोग गेंद जब कराते हैं, बॉलिंग करा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी टांग लॉक होती है। लॉक होने का मतलब है कि इनकी टांग अटकती है, इसका मतलब है कि इनके मिनिस्कस में इंजरी है। मेरी एडवाइस होगी कि सबसे पहले MRI स्कैन करवाएं, और MRI स्कैन करके फिर मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा इनकी नी को एग्जामिन करके देखना कि ये नी में मिनिस्कस इंजरी है कि नहीं। और अगर मिनिस्कस
मेनिस्कस इंजरी है तो उसकी 100% ट्रीटमेंट है और आप दोबारा उसी लेवल पे स्पोर्ट्स खेलेंगे जो आप पहले खेलते थे। तो सर इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी की तरफ लीड जी, करती अगर है मेनिस्कस या- टेयर बहुत बड़ा है कि मतलब मैं अपने साथ नी मॉडल लेके नहीं आया, वरना नेक्स्ट टाइम मैं ले आऊंगा आपको दिखाने के लिए कि नी मॉडल के अंदर अगर आप देखें तो ऊपर और नीचे वाले जोड़ के दरमियान कुशन होते हैं। वो कुशन शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं, जिस तरह गाड़ी में शॉक्स हैं। अगर उस शॉक के अंदर डैमेज आ गया तो पेशेंट जब अपनी नी बेंड करता है तो वो कुशन बीच में आता है और टांग को लॉक कर देता Okay. है। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हाई एडवांस ट्रीटमेंट मौजूद है कि मैं बगैर घुटना खोले कैमरे के जरिए अंदर जाके उसमें मेनिस्कस को स्टिच लगा देता हूँ। 15 से 20 मिनट लगते हैं, पेशेंट अगले दिन घर होता है। ओह दैट्स ग्रेट सर, ये तो अच्छी आपने न्यूज़ बताई हमें कि इतना इमीडिएटली जो है ये ट्रीटमेंट हो जाते हैं, क्योंकि सम टाइम लोग इस चीज़ से भी डरे होते हैं कि पोस्ट सर्जरी जो एक लॉन्ग टर्म रेस्ट होता है या जी। फिर बेड रिडन हो जाते हैं। मेरे पास भी इसी टाइप के पेशेंट्स आज भी आके ये क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है आप जब पेशेंट्स को क्वेश्चन देते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं कि देखें अब वो टाइम चला गया जिसके अंदर पेशेंट को बेड रेस्ट की जरूरत होती थी। अब तो एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं रोबोटिक्स यूज़ करता हूँ, इंग्लैंड में रोबोटिक्स के आर्म्स यूज़ करके सर्जरी करता हूँ। तो पाकिस्तान तो अभी भी बहुत इस मामले में पीछे है, हम पिकअप कर रहे हैं लेकिन बहुत पीछे हैं। तो अब वो ज़माने चले गए जिसमें पेशेंट को बेड रेस्ट की जरूरत होती थी, इसलिए कि सर्जरी इतनी शॉर्ट हो चुकी है, इक्विपमेंट इतनी एडवांस हो चुकी है, एनेस्थीसिया इतना परफेक्ट हो गया है और सर्जरी बगैर घुटना खोले में पेशेंट को दर्द नहीं होता। ज़ाहिर बात है, आप देखें एक इंसान का पूरा घुटना खोल के ऑपरेशन कर रहे हैं, एक इंसान के सिर्फ 2 सुराख के ऑपरेशन कर रहे हैं घुटने में, कितना बड़ा डिफरेंस है पेन में। तो जरूरी है जब पोस्ट ऑपरेटिवली पेन कम होगा, टिश्यू कम डैमेज होंगे तो रिकवरी जल्दी होगी। फिर हमारे पास फिजियो की टीम बहुत अच्छी होती है, यहाँ सर्जरी खत्म की उसी टाइम फिजियोथेरेपिस्ट गए, आइसिंग की और पेशेंट को फिजियो स्टार्ट करा दी। तो पेशेंट मोबिलाइज करता है, जब पेशेंट मोबिलाइज करता है तो नेचुरली तौर पे लिगामेंट्स अपनी जगह पर आते हैं और पेशेंट बिल्कुल सही रिकवर करते हैं। 90 से 98% मेरे पेशेंट एक्सक्यूज मी नेक्स्ट डे घर जाते हैं और 10 या 12 दिन में वॉक कर रहे होते हैं। ओके ठीक है सर। और सर एक और क्वेश्चन था मेरा, ये मैं अपने ऑन से करना चाह रही हूँ कि सम टाइम ड्यूरिंग सर्जरी फैट एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होता है? देखिए फैट एम्बोलिज्म का मतलब क्या है, पहले ये ऑडियंस को जी, बताना बिल्कुल। जरूरी है। फैट का मतलब है कि चर्बी, चर्बी। एम्बोलिज्म का मतलब है कि किसी भी वेसल जो आपकी खून की नसें हैं उसके अंदर उसका शरियाने, चले जाना। जी। ये एक रिस्क फैक्टर कोई भी बताना बड़ा मुश्किल है, ये कॉमन किन में होता है ये जरूरी है। देखिए जिन लोगों के अंदर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होता है, मतलब किसी को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, उसकी टांग की हड्डी टूट गई, हिप की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, तो अल्लाह ताला ने इंसान की हड्डियों के बीच में फैट के सेल्स बनाए जाते हैं। अगर वो गलती से टूट के वेसल्स में चले गए तो उसको फैट एम्बोलिज्म कहते हैं। ठीक है। ये बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसके रिस्क फैक्टर बहुत हाई, मतलब कॉम्प्लिकेशन मोर्टेलिटी बहुत हाई है। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है आज के दौर के अंदर, इसलिए कि हम लोग पेशेंट्स को सारी वो ट्रीटमेंट करते हैं जिससे एम्बोलिज्म बचाया जाता है। जिस तरह वो वाली मेडिसिन दी जाती हैं जिससे एम्बोलिज्म टूटे, उनको सही डीवीटी प्रोफिलैक्सिस जिसको कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है। तो इट्स नॉट अ कॉमन, इट्स अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रॉमा या सर्जरी। ठीक है सर, हम एक ब्रेक की जाने चलते हैं एक ब्रेक की जाने, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक इन द प्रोग्राम। सर हमें बताए थे स्पोर्ट्स इंजरी की क्या ट्रीटमेंट है, कैसे स्पोर्ट इंजरी को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। जी सर बताइएगा कि ACL एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में, पाकिस्तान में इसकी क्या जो है वो टेक्निक्स यूज हो रही हैं आजकल और ये कितना प्रोग्रेस हो रहा है? हाँ, ACL का मतलब जिस तरह हमने जिक्र किया था, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, नी जॉइंट के अंदर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लिगामेंट जो इंजर होता है किसी भी स्पोर्ट्स प्लेयर का, यहाँ पूरी दुनिया में उसको कहते हैं ACL। ACL का फंक्शन क्या है, वो टांग की नी जॉइंट को आगे जाने से रोकता है। इसी तरह का एक लिगामेंट पीछे लगा होता है, उसको कहते हैं PCL, जो टांग की नी जॉइंट को पीछे जाने से रोकता है। वो सबसे अनकॉमन है इंजर होना। अगर साल के अंदर मैं 600 ACL करता हूं तो उसमें से 12 PCL होंगे, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ACL की इंजरी कितनी कॉमन है। होती किन में है ये इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो जंप करते हैं, वो लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लोग जिनकी टांग जमीन पे गिरी और हल्का सा वैल्गस में आई, ये पैर जमीन पे गिरा और हल्का सा पैर मुड़ा, तो उनकी नी में आवाज आती है लाइक अ पॉप, और वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट को डैमेज करता है। अब होता क्या है कि जब ये इन लिगामेंट डैमेज होता है, पेशेंट को वैसे कोई तकलीफ नहीं आई एम होती। सो सॉरी इंटरप्शन। एक कॉलर मौजूद है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सक्का से मुमताज बेगम बात कर रही हूँ। जी मुमताज बताइएगा क्या सवाल करना चाहती हैं?
जी मेरे घुटने में बहुत दर्द है, फिर वो ऐसे है कि पहले दर्द था, मैंने मेडिसिन वगैरह ली है, तो अब ये दर्द जो है ना वो मेरी मतलब कुल है कि घुटने की निचले हिस्से से टांग में ऊपर तक दर्द आता है। तो क्या मैं करूं? ऐसा मेरा यूरिक एसिड भी नॉर्मल है, मैं ऐसा कोई खाना भी नहीं खाती, वेट भी मेरा बढ़ रहा है, जैसे भी मैं मेडिसिन लेती हूँ कोई भी तो मेरा वेट बढ़ रहा है, उससे दर्द में आराम नहीं आ रहा। तो आपने किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाया है या फिर जनरली कोई भी फिजिशियन को दिखा दिया आपने? जी मैंने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सोहेल जो कि सक्खर में मशहूर हैं, मैंने उनसे भी मेडिसिन ली है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एक्सरे भी निकलवाए उन्होंने, टेस्ट भी करवाए, लेकिन कोई फर्क ही नहीं आता। आप कोई सवाल करना चाहेंगे? बीबी देखिए, आपकी एज कितनी है? जी मेरी एज 60 ईयर्स के। देखिए, आपकी उम्र के अंदर आपके जो जोड़ में दर्द हो रहा है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट तरीकेकार ये है कि हमें सबसे पहले आपके एक्सरे खड़े होकर करवा के देखने पड़ेंगे, लिटा के नहीं, कि आप वेट बेयरिंग में एक्सरे करवाएं देखने के लिए कि आपके कार्टिलेज के अंदर डैमेज तो नहीं हुआ, आपको आर्थराइटिस तो नहीं है। मैं 95% कॉन्फिडेंट हूँ कि इनके एक्सरे में वही नजर आएगा कि इनको आर्थराइटिस है। इनकी टिपिकल सिम्टम्स वही है कि दर्द होता है, टांग के दर्द नीचे जाता है, ऊपर जाता है, मेरे से चलना मुश्किल हुआ है, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ तो आराम आता है। ये टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की, और इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल मौजूद है। इनके वो नंबर दिया जा सकता है, ये आके एक्सरे मुझे अपने दिखा दें तो इंशाल्लाह ताला आई विल ट्रीट हर वेल, शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। ओके सर, और ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है? ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि हड्डी की फाउंडेशन और उसकी जो आर्किटेक्चर है वो वीक हो जाना। जिस तरह बाहर से दरख्त बिल्कुल स्ट्रांग लग रहा है लेकिन अगर आप उसको जोर से खोलें अंदर और बीच में दीमक लगाओ, इस चीज को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसकी बाकायदा ट्रीटमेंट मौजूद है। उसके लिए एक सबसे पहले टेस्ट कराना पड़ता है जिसको कहते हैं डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन के जरिए आप बोन डेंसिटी चेक करते हैं कि उसके अंदर डेंसिटी और उसकी थिकनेस कितनी है बोन की, और अगर वो एक लिमिट से कम है तो फिर आप उसकी ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन के जरिए। सर इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं? पेशेंट को पेन होगा, वीकनेस होगी, कुछ पेशेंट को चलने में टांग टूट जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा अगर इतनी वीक बोन है। ये उसके कॉमन सिम्टम्स हैं। सर कुछ लोगों को बैठे बैठे पैरों में जो है वो सुनपन हो जाता है, जैसे कि अगर बैठ गए हैं बहुत देर तक तो उठ नहीं पा रहे, या तो फिर खड़े हुए हैं तो बैठ नहीं पा रहे, तो इसकी क्या वजह होती है? अगेन बैक से रिलेटेड हो सकता है, इन पेशेंट्स को मसल वीकनेस की वजह से हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अगर पैर सुन हो रहे हैं तो दो रीजंस होते हैं। या तो पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी है कि डायबिटीज़ होने की वजह से उनके पेरिफेरल नर्व्स पे इफेक्ट पड़ा है, या उनको स्पाइन के अंदर स्टेनोसिस है, या डिस्क प्रोलैप्स है जिसकी वजह से उनकी नसें दबी हुई हैं जिनकी वजह से पैर में सुन होता है और उनको खड़े और बैठे होने में दर्द होता है। ओके तो सर ऐसे फिर पेशेंट्स जो होते हैं उनको कैसे हम ट्रीट करते हैं? क्या जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो स्पेशलिस्ट के पास जाना जरूरी है। स्पाइन के पेशेंट्स का मतलब है ऑर्थोपेडिक इशू, ऑर्थोपेडिक की इशू है, लेकिन ऑर्थोपेडिक में जो स्पाइन स्पेशलिस्ट है, ऑर्थोपेडिक की मुख्तलिफ सब स्पेशलिटी हैं जिसके अंदर स्पोर्ट्स सर्जरी, ट्रॉमा सर्जन, पीडियाट्रिक बच्चों का स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, इस तरह स्पाइन सर्जन। तो स्पाइन सर्जन जो है उसका काम है इन तरह के पेशेंट्स को देखना। ठीक है सर, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम शारून है और मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से सवाल ये पूछना था कि मेरी मदर जो है वो 22 ईयर्स से डायबिटीज़ है, नंबर 1 प्लस उनको हाइपरटेंशन भी है, और नंबर 3 उनको मर्ज ये है पिछले 2 साल से कि उनके घुटनों और पट्टों का, जोड़ों का मतलब मसला बना हुआ है। तो हमने न्यूरो सर्जन से भी कंसर्न किया था, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आप घर में जो है हल्की फुल्की वो फिजियो करें, कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए कि आप वो करें। तो लेकिन फिर वेट भी उनका बहुत ज्यादा है, तो इसमें क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या होना चाहिए इसमें? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, वो डायबिटिक भी हैं और उनको हाइपरटेंशन भी है और उनके घुटनों में भी दर्द है। सबसे पहले तो मुझे उनको फिजिकली एग्जामिन करना पड़ेगा देखने के लिए कि उनको घुटनों का दर्द घुटने ख़राब होने की वजह से आ रहा है या उनका घुटनों का दर्द पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से है, डायबिटीज़ के अंदर मसल्स में भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से है। तो मेरी चॉइस होगी सबसे पहले उनके नी को एग्जामिन करना और उनके एक्सरे करवाना। अगर उनकी एज ज़्यादा है और उनका ओवरवेट ज़्यादा है तो उनमें भी हाई रिस्क यही है कि उनकी नी के चिकनी हड्डी ख़राब होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया। और इंटरेस्टिंगली आपको एक और इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि इंग्लैंड के अंदर 90,000 जॉइंट रिप्लेसमेंट किए जाते हैं, USA में 3 लाख, पाकिस्तान में आज भी 15,000। तो इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती और वो कैरी ऑन करते रहते हैं इस
पेन के साथ, हालांकि अब दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि इसकी ट्रीटमेंट मौजूद है जिससे वो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ गुजारेंगे मेनी ईयर्स तक। जी सर, एक और कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया बात कर रही हूँ कराची से। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हमें वॉक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और इसके लिए मतलब हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और खाने पीने में और चलने फिरने में थोड़ा सा काइंडली गाइड कर दीजिएगा, और क्या विटामिन डी के जो इंजेक्शंस हैं वो लेते रहना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। देखिए, आपका क्वेश्चन तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आर्थराइटिस में वॉक करना चाहिए कि नहीं। ज़रूर बात है, मोबिलिटी विल गिव यू लाइफ, तो वॉक तो ज़रूरी है, लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि आपकी नी में आर्थराइटिस किस ग्रेड पे है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया, अगर आपका ग्रेड 1 और 2 है, मतलब अभी भी चिकनी हड्डी में कार्टिलेज मौजूद है और आप फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखती हैं, तो वो वाली फिजिकल एक्टिविटी जो कार्टिलेज को और ख़राब ना करे वो करनी चाहिए। जिस तरह साइकिलिंग कर सकती हैं, स्विमिंग पूल में वॉक कर सकती हैं, सीढ़ियाँ कम चढ़ें, स्ट्रेट लाइन में चलें, इवन सरफेस पे ज़्यादा ना चलें ताकि कार्टिलेज पे डैमेज ना हो। अब आपने सेकंड क्वेश्चन किया कि क्या विटामिन डी की ट्रीटमेंट रेगुलर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको सबसे पहले अपने विटामिन डी के टेस्ट कराने चाहिए। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो आप ट्रीटमेंट लेंगे, अगर डेफिशिएंसी नहीं है तो आप नहीं ट्रीटमेंट लेंगे, इसलिए कि आप ओवरडोज कर रही हैं अपने आप को विटामिन डी से। और जहाँ तक ताल्लुक है कि आप अपने आप को आर्थराइटिस से प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए, वेट अपना ना बढ़ाएं, एक्सरसाइज रेगुलर रखें, जो मेल्स हैं उनको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। बस ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर अपने आप को हेल्दी रखेंगे तो आपका अब रीसेंट एविडेंस आया कि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करते हैं उनमें रिस्क ऑफ आर्थराइटिस कम होता है। ठीक है सर, एक और कॉल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ये सब्जी मंडी से ये बात कर रही हूँ, ये स्टेडियम के पीछे से। मेरा नाम बदरुन्निसा है जी, और मेरी 65 साल की उम्र है, लेकिन 6 साल से मेरा फ्रोट शोल्डर है। इतना इलाज कराती हूँ मैं, फिर बेटा सही नहीं होता है, इतने इंजेक्शन में दिए हैं, कुछ किए हैं, लेकिन अब बीच में मेरे को वो भी आप बताए जो प्रोस्टेट हो जाता है, जो हड्डियों में कैल्शियम खत्म हो जाता है, तो इंजेक्शन वगैरह भी मैंने अच्छे से खाए थे, लेकिन फिर भी ये घुटनों में दर्द नहीं जाता है। तो इसी में अभी तो गिरी और मेरी हड्डी बहुत बुरी तरीके से पैर की टूट गई थी। अभी अल्लाह का शुक्र है कि मैं वॉशरूम में भी जाती हूँ और चलती हूँ, लेकिन मेरे फ्रोट शोल्डर खत्म नहीं हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये अच्छा, और सवाल करना मेरा फ्रोट शोल्डर का इलाज मिल जाए तो डॉक्टर साहब को इतनी दुआ दूंगी। जी जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सर 65 ईयर एज है और आपने कॉम्प्लिकेशंस तो सुननी है उनसे। हाँ, उनको फ्रोजन शोल्डर है। देखें बीबी, आपके लिए जिस तरह मैंने बताया कि आप बेहतर होगा कि आप आके मुझे चेक करवा लें। एओ क्लिनिक में, एओ हॉस्पिटल में मैं बैठता हूँ। मैं मंडे को भी क्लिनिक कर रहा हूँ, मंडे को जी, अब मेरी नेक्स्ट क्लिनिक मंडे को है, फिर मैं ज़रूर जाऊँगा बाहर। तो आप आ जाए, मैं आपको एग्जामिन कर लूँगा। अगर आपका फ्रोजन शोल्डर मौजूद है तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको ट्रीट कर दूंगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट बहुत ईजिली अवेलेबल है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है सर, आप विटामिन डी की बात कर रहे थे कि कुछ लोग जो है वो एक बार उनको बता दिया जाता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है, उसके बाद वो स्टार्ट करते हैं पिल्स लेना, डिफरेंट तरह के जो विटामिन डी की पिल्स लेते हैं, इंजेक्शन, तो वो लेते ही रहते हैं। तो ओवरडोज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? इतनी ज़्यादा कोई विटामिन डी की कॉम्प्लिकेशन है नहीं, इसलिए कि ज़रूरत है आपकी बॉडी के अंदर उसकी यूज़ है। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ज़्यादा कह रहा था कि एक चीज़ जब आपकी बॉडी में नॉर्मल है तो आपको उसकी नीड नहीं है। अगर आपका कैल्शियम नॉर्मल है तो आप कैल्शियम सप्लीमेंट क्यों ले रहे हैं? अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल है तो आप यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन क्यों ले रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली मार्केट ड्रिवन चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से कि यार ये कैसी चीज़ है, शायद मैं ठीक हो जाऊँ, हालांकि ऐसा नहीं है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर डेफिशिएंसी है तो आप ट्रीटमेंट लेना, वरना आप हेल्दी डाइट खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, सनलाइट लें, सुबह में 15 मिनट आप अपनी सनलाइट के आगे खड़े हो सकते हैं। तो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ आर्टिफिशियल थिंग टू मेक योर सेल्फ बेटर, जब आप नेचुरल फूड खा के अपने आप को सेहतमंद कर सकते हैं। जी सर, आपने बताया था स्टार्ट में कि फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट में कुछ इंजेक्शंस भी यूज़ होते हैं, तो उसको थोड़ा ब्रीफली बताएगा, क्योंकि हमारे नाज़रीन को शायद इसके बारे में इतना आइडिया नहीं कि ये लगाना ठीक है कि नहीं है। ये देखें, जो इंजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ वो कन्वेंशनल इंजेक्शन नहीं है जो जिनकी पेशेंट समझते हैं कि आए और इनको क्लिनिक में इंजेक्शन लगा दिया कंधे में, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। शोल्डर जॉइंट के अंदर जो कैप्सूल है, अगर आपने उसको दोबारा, फर्ज करें गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर पानी है और पानी के बीच और गुब्बारे के दरमियान एक पत्थर की गेंद पड़ी हुई है। अब आप सोचें उस गुब्बारे के अंदर से पानी निकल गया तो गुब्बारे ने पत्थर को चिपका दिया और अब किसी किस्म की बीच में मूवमेंट नहीं हो रही, इसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। अब आप सोचें कि उसको मैंने दोबारा ठीक कैसे करना है। एक ऑप्शन है कि मैं लेज़र सर्जरी के जरिए जाके उसमें पानी भरूं और कैप्सूल को ओपन कर दूं, जो सबसे टॉप क्वालिटी का काम है, लेकिन उससे
इंफीरियर क्वालिटी, लेकिन रिजल्ट्स उसके भी अच्छे हैं। उसको कहते हैं हाइड्रो डिस्टेंशन या हाइड्रो डायलेटेशन। पेशेंट को एक्सरे मशीन में लिटाया जाए, एक्सरे में उनके शोल्डर जॉइंट को देखा जाए, पतली सी नीडल उनके शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल में डाली जाए और उसके अंदर सेलाइन, थोड़ा सा लोकल एनेस्थीसिया मतलब दर्द की गोली और स्टेरॉइड, वो जो इन्फ्लेमेशन कम करती है उससे गुब्बारे को फुला दिया जाता है। इसको कहते हैं हाइड्रो डिस्टेंशन। तो ये बहुत डिफरेंट ट्रीटमेंट है नॉर्मल कन्वेंशन इंजेक्शन से। इसके रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर हैं आम इंजेक्शन से, इसलिए मैं पेशेंट को ऑफर करता हूं कि आप सबसे पहले हाइड्रो डिस्टेंशन करवा लें। अगर इससे ना फर्क पड़ा फिर हम सर्जरी की तरफ जाएंगे। ओके, तो सर कॉम्प्लिकेशन तो कोई नहीं है? इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए जरी बात है, ये बड़ा लोकल में किया जाता है बगैर बेहोश किए। 10 से 15 मिनट लगते हैं और पेशेंट वॉक करके घर चला जाता है। सर एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं कराची से ही बात कर रही हूँ जी। कौन बात कर रही है? मसला मेरा ये है कि मैं डॉक्टर से बात करना चाह रही हूँ। मेरे पहले घुटनों का प्रॉब्लम हुआ था, अब मेरी कमर का हो गया साफ। ठीक है। तो मैं तो बिल्कुल पैरालाइज हो गई थी। मैंने तो कोई कराची का ना न्यूरो सर्जन छोड़ा है, ना सर्जन छोड़ा है, ना आर्थो रेमेटोलॉजिस्ट छोड़े हैं। अब मेरे इलाका नेशनल में अहमद रियाज बैठते हैं, उन्होंने मेरे इंजेक्शन लगाए थे 3 लाख के। उससे खैर मैं 4-5 साल चली हूँ। अब मेरे फिर दोबारा दर्दें शुरू हो गई हैं। वो कह रहे हड्डियाँ कमजोर है, हड्डियाँ भुरभुरी हो गई हैं। तो ये डॉक्टर साहब कहाँ बैठते हैं? आपकी उम्र क्या है? उम्र मेरी 58। बीबी, अभी आपकी मेन प्रॉब्लम आपके घुटनों में कॉल करने का। अच्छा, ये मैंने पूछा नहीं। अगर इनके घुटनों का मेन प्रॉब्लम है तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर आजकल इंजेक्शंस बहुत ज़्यादा लगते हैं। स्टेरॉइड इंजेक्शन मैं बिल्कुल प्रिवेंट करूंगा लोगों को लगाने से, इसलिए कि 5-7 साल पहले इंग्लैंड और बाकी कंट्रीज़ के अंदर स्टेरॉइड को इतना प्रेफर नहीं किया गया, इसलिए कि जब आप स्टेरॉइड इंजेक्शन पेशेंट के घुटनों में लगाते हैं ज़्यादा तो वो कार्टिलेज को और डैमेज करता है। तो उसका बेनिफिट नहीं है। हाँ, ऑर्थोबायोलॉजिक्स के एविडेंस अभी आने लग गए हैं, जिस तरह स्टेम सेल हो गए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हो गए, जिसको PRP कहते हैं, वो फिर भी बेनिफिशियल है, इसलिए कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन स्टेरॉइड किसी भी सूरत में मैं पेशेंट में प्रेफर नहीं करता। अब इनकी जो स्टोरी है उसके मुताबिक यही लग रहा है कि या तो उनको लुब्रिकेटिंग इंजेक्शन लगा है या इनको कोई किसी किस्म का स्टेम सेल इंजेक्शन लगा है जिसने कुछ अरसा इनको बेनिफिट दिया और अब इनको फिर पेन हो रहा है। आइडियली फिर दोबारा वही बात की जाएगी कि ये आके मुझे दिखाएं, मैं AO हॉस्पिटल में बैठता हूँ और इंशाल्लाह ताला इनको चेक करने के बाद सर AO हॉस्पिटल में जो है वो सर AO क्लिनिक में बैठे, इसके अलावा कहीं आप अपनी क्लिनिक नहीं करते? नहीं, हमारा एक क्लिनिक AO हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में और अब हमारी नेक्स्ट क्लिनिक DHA में स्टार्ट होगी इंशाल्लाह ताला इस महीने। ओके, तो सर वो DHA वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी। ठीक है सर, ज़्यादातर जो भी कॉल्स आ रही हैं वो नी या फिर फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड, मींस कि इट्स अ वेरी बिग इशू इन पाकिस्तान। आप देख सकती हैं कि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी। और सर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जानते हैं कि उनको ये इशू है और कुछ को तो यही नहीं पता कि ये जो नी का प्रॉब्लम है या फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम है। आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊंगा, शायद आपको अच्छी लगे। देखें, जब मैं पाकिस्तान आया था तो मैंने सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट की थी 2016 में फर्स्ट टाइम अपने पेज पे। उसका नाम था डॉक्टर उमर भट्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन। उस ज़माने में लोगों को इतनी एक्साइटमेंट हुई, मैं जब इंटरव्यूज़ देता था उसमें वीडियोज़ लगाता था पेशेंट के रिजल्ट के, बहुत पॉजिटिव मुझे फीडबैक मिला। आज अल्लाह का शुक्र है, मैं इतना खुश होता हूँ ये देख के कि कुछ मरीज़ कोयटा और अंदरूने सिंध से आते हैं और आके मुझे मेडिकल टर्म्स बताते हैं कि सर आपने ये बात कही थी। ये ऑल अबाउट ट्रांसफरिंग नॉलेज टू द जनरेशन, जिस तरह बाकी दुनिया में होता है। जब आप अपनी कौम के अंदर हेल्थ की इंफॉर्मेशन जो आप कर रही हैं इतना अच्छा काम देंगी तो लोगों में ओनरशिप आएगी, उनको समझ आएगी। यही बात मैं लोगों को कहता हूँ कि देखें, आप जिस तरह अपनी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो 10 दफ़ा देखते हैं कि ये करोला है या कौन सी है। इसी तरह जब आप अपनी हेल्थ की ट्रीटमेंट किसी को देने जा रहे हैं तो आपने उसको भी देखना है कि क्या वो इतना स्पेशलिस्ट है कि आपको ट्रीट कर सके। आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे मौजूद है, पढ़ें उसके बारे में कि इसकी एडवांसमेंट ट्रीटमेंट क्या है और फिर अपने लिए राइट फिजिशियन या सर्जन सेलेक्ट करें। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी हेल्थ की ओनरशिप लेना। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं उनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर फ्रोजन शोल्डर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कि फॉर सम रीज़न अभी भी किसी को ये रीज़न समझ नहीं आया कि डायबिटिक पेशेंट में फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है। लेकिन जितने मरीज मेरे पास आएंगे 70% पेशेंट डायबिटिक होंगे जिनको फ्रोजन शोल्डर होगा। ओके, तो डायबिटिक पेशेंट में नो डाउट ये ज़्यादा होता है। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है? कैन यू से फ्रोजन शोल्डर का माइट बी पॉसिबल जो ब्लड सर्कुलेशन होती है उसकी डेफिशिएंसी। कैप्सूल जो है वो बड़ा लूज और रिडंडेंट होता है, बड़ा रबर की तरह पतला सा होता है। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से कुछ ऐसा प्रोसेस स्टार्ट होता है कि सेल्स खुद अगेंस्ट कैप्सूल एक्शन करने लग जाते हैं और वो जो लूजनेस है और जो सॉफ्टनेस है वो स्टिफनेस में बदल जाती है। अच्छा। इसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर बस। और ये नेचुरल अगर आप छोड़ दें, कुछ भी ना करें तो 2.5 से 3 साल में खुद भी ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट प्रेफर नहीं करते 3-3 साल अपने शोल्डर को ना यूज करना, उनके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, इमरान। तो मेरा अभी एक्सीडेंट हुआ था 20 दिन पहले। तो मेरे
हाथ के अंदर जो ना मेरी प्लेटें डली है, हाथ की दोनों हड्डी टूट गई थी और पैर के अंदर मेरी घुटने के अंदर गैप आ गया था दोनों हड्डियों के बीच में। तो ये जब प्लेटें मेरी वापस निकलवा सकता हूँ मैं अपने सही होने के बाद, और जो मेरे पाँव की जो गैप में हड्डी मेरे गैप आया हुआ है घुटने की हड्डी में, तो क्या ये प्लास्टर उन्होंने ऐसी कच्चा किया हुआ, ऑपरेट नहीं करा है, तो क्या ये उससे बेहतर हो जाएगा? सर कोई सवाल करना चाहते हैं? देखिए, आपका जो फ्रैक्चर घुटने में हुआ है, अगर आप कह रहे हैं उसके दरमियान गैप आया हुआ है, फिर तो उसको हमें रिड्यूस करना ज़रूरी है। इसलिए कि अगर अपनी हड्डी टूट के अपनी जगह से साइड पे हुई है, तो उसको अगर हमने प्लास्टर में जोड़ा तो शायद उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। तो मेरी जो आपको एडवाइस होगी स्ट्रांगली कि आप आके एक दफ़ा चेक करवा लें, ताकि हम आपके एक्सरे देख के ये अंदाज़ा लगा लें कि आपकी हड्डी अपनी जगह पर सही बैठी हुई कि नहीं। अगर हड्डी अपनी जगह पर सही नहीं बैठी तो आपको आर्थराइटिस का रिस्क बढ़ जाएगा सही होने के बजाय। तो सर वो आपके पास आकर विजिट कर लें एक बार और चेक करवा लें कि जो गैप आ गया है। ज़ाहिर बात है, अगर आपकी हड्डी टूटी हुई है और वो अपनी जगह पे बैठी नहीं है जहां उसको होना चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो एबनॉर्मल जगह पे आके जुड़ जाएगी और उसको कहते हैं मैल यूनियन, जिसकी वजह से नी में स्टिफनेस और प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। ओके। और सर सम टाइम ऐसा होता है कि छोटे बच्चों के अंदर यानी कि जो भी हड्डी टूट जाती है तो वो खुद से जुड़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर आपको पता है कि ग्रोथ के जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत जल्दी काम कर रहे होते हैं कंपेयर टू एडल्ट्स। तो छोटे बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो हड्डी डिसेबल हो जाती है? छोटे बच्चों की हड्डी जुड़ना जरा कंपैरेटिवली ज़्यादा क्विक होती है, इसलिए कि ब्लड सर्कुलेशन हड्डी की बहुत पीक पर होती है, उनकी जो टिश्यूज़ होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और हड्डी बहुत जल्दी मोल्ड हो जाती है। तो इसी तरह जिस तरह एडल्ट है उसी तरह हमने बच्चों को भी ट्रीट करना है। ये कोई डिफरेंस नहीं है कि एडल्ट की हड्डी डिफरेंट ट्रीट होगी बच्चों से। अगर बच्चों की हड्डी को सही तरीके से अलाइन किया जाए, प्लास्टर लगाया जाए तो वो भी हील होगी, और अगर उसको गलत तरीके से जोड़ा जाए तो वो भी हील नहीं होगी। ठीक है सर, मुजाहिद मौजूद है हमारे साथ कराची से। जी मुजाहिद, बताइएगा क्या सवाल करना चाहते हैं सर से? जी डॉक्टर साहब से मैंने पूछना है कि शुगर तो मुझे ऑलरेडी है तकरीबन 4-5 साल से, ठीक है ना? जी। तो एक प्रॉब्लम और है, वो ये कि मेरे राइट साइड के राइट हैंड की 4 उंगलियां वो टेढ़ी मतलब मुड़ जाती हैं, वो सीधी नहीं होती हैं, बड़ी मुश्किल से सीधी होती हैं वो। ठीक है, और ये कब से हो रहा है आपके साथ? ये तकरीबन 3-4 साल से ये प्रॉब्लम है मुझे, और 5-6 साल से शुगर है मुझे, यानी शुगर के 2-3 साल बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है मुझे। ये सिर्फ राइट हैंड की 4 उंगलियां सीधी नहीं होती है मेरी। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये इसको कहते हैं ट्रिगर फिंगर। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। ट्रिगर फिंगर का मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ के अंदर वाले हिस्से जिसको फ्लेक्सर कहते हैं और बाहर वाले हिस्से जिसको एक्सटेंसर कहते हैं, जो फ्लेक्सर कंपार्टमेंट है उसके अंदर जो आपके टेंडन्स जा रहे हैं, जो आपके हाथ को बेंड कर रहे हैं और सीधा कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं और सीधा कर रहे हैं, उसके अंदर रस्सियां डाली हुई हैं जिसको हम टेंडन्स कहते हैं। टेंडन्स मुख्तलिफ कंपार्टमेंट के अंदर उन्होंने छोटे छोटे पुलीस बनाए होते हैं, मतलब बीच में छोटा सा एक पुली का मैकेनिज्म होता है। अगर वो पुली खराब हो जाए तो इंसान जब अपनी फिंगर बेंड करता है तो बेंड तो हो जाती है, लेकिन जब सीधा करने की कोशिश करता है तो अटकती हैं, तो अपनी उंगली को यूं करके सीधा करेगा। इसको कहते हैं ट्रिगर फिंगर। ये कोई ऐसी परेशानी की जरूरत नहीं है। इसका ऑप्शन एक ये है कि आप इंजेक्शन लगा सकते हैं उस पुली में ताकि वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, सॉफ्ट बॉल खरीदें और हाथ से सॉफ्ट बॉल को यूज करें, और अगर उससे भी फर्क ना पड़े तो आप लोकल एनेस्थीसिया में बगैर बेहोश किए छोटा सा इंसिजन लगा के उस पुली को ओपन कर देते हैं, उसको कहते हैं ट्रिगर फिंगर रिलीज। सो कॉमन प्रॉब्लम है। ट्रीट ना करें तो कोई और कॉम्प्लिकेशन? हाँ, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए और स्टेज 3 में चला जाए तो परमानेंटली आपकी उंगली बंद हो जाएगी और खुलेगी नहीं। ओके सर, सम टाइम कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो कैलकुलस बोन होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसके लिए स्टेरॉइड के इंजेक्शंस लगाते हैं, तो ये क्या ठीक है? कौन सी बोन में? सर पैर की जो हड्डी होती है, हल्की सी आप हील बोन की बात कर रही हैं, स्पर बन जाता है। हाँ, उसके अंदर पेशेंट को कॉमन प्रॉब्लम होती है, उसको कहते हैं प्लांटर फैशियाइटिस। मतलब पैर के निचले तलवे के ऊपर एक अल्लाह ताला ने शीट बनाई हुई है, जिस तरह आपके हाथ के ऊपर आप यहाँ हाथ लगाएं तो कितनी सख्त शीट है, इसी तरह पैर के निचले हिस्से में भी शीट होती है, उसको प्लांटर फैशिया कहते हैं। अगर उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो पेशेंट को उसको कहते हैं प्लांटर फैशियाइटिस। हील के अंदर स्पर होना बहुत कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली उसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट इतनी अच्छी नहीं है। पहला ऑप्शन है कि आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, हील के नीचे पैड पहने, एंटी इन्फ्लेमेटरी 2 से 3 हफ्ते लें, जिस तरह कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो आपको, हाँ कोई भी ऐसी मेडिसिन हो, मैं नाम नहीं ले सकता किसी भी कंपनी का, ज़रिए बात है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली अगर ना फर्क पड़े तो आप उसके अंदर इंजेक्शन लगा सकते हैं अंडर एक्सरे गाइडेंस, उससे काफ़ी पेशेंट को आराम आता है। ओके सर। सर एक कॉलर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं नईम से बात कर रही हूँ, कराची से। जी बताइएगा क्या सवाल करना चाहती हैं? जी मेरा ये सवाल है कि मेरे गर्दन की नस चढ़ जाती है 10-15 दिन के बाद, और ना सीधी होती है, ना इस साइड ना उस साइड। गर्दन की आपकी नस अकड़ जाती है? जी गर्दन, ठीक है, बैक साइड में। ओके, कोई और कॉम्प्लिकेशन है आपको? शुगर है या कोई और प्रॉब्लम है आपको? नहीं, शुगर नहीं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का।
इनको देखें डॉक्टर अतर मुनीद्दीन सिद्दीकी को दिखाना चाहिए, जो मेरे स्पाइन कोलीग हैं। इनको नेक के अंदर स्पाज्म होता है, नेक में इनके मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं, उसके रीज़न क्या है ज़रूर बता, वही देख के बताएंगे। ये उनकी फील्ड है, ही इज़ अ स्पेशलिस्ट इन स्पाइन में, ये फील्ड में काम नहीं करता। ठीक है सर, मींस कि इनको दिखाना हाँ, जरूरी इनको है। मतलब अगर इनकी नेक के अंदर बार बार स्टिफनेस हो रही है, उनकी अटक जाती है नेक, तो इसके अंदर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। यहाँ स्पाइन की हड्डी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट्स में इनके हो सकता है, फैसेट जॉइंट्स में आर्थराइटिस हो, इनकी नर्व इम्पिंज कर रही है, बड़ा डिफिकल्ट है इस तरह एडवाइस देना है। एडवाइस देना बिल्कुल ठीक सर। और सम टाइम एक सर प्रॉब्लम ये भी होती है हमारे यहाँ कि अगर कोई पेशेंट किसी मेडिसिन के ज़रिए ठीक हो जाता है तो वो दूसरे को ज़रूर प्रिस्क्राइब करता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया था, आपको भी ये यूज़ करना चाहिए। देखें फलक, वही बात दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके हेल्थ केयर सिस्टम बहुत रोबस्ट है, उसके अंदर सिस्टम इन प्लेस में आपको इजाज़त ही नहीं है कि आप कोई ऐसी हेल्थ एडवाइस दे सकते हैं, तो आप ज़रूर फॉलो करेंगे जो सिस्टम बना हुआ है। हमारे मुल्क के अंदर अभी भी हेल्थ केयर सिस्टम इतना रिफाइन नहीं हुआ, इसी वजह से सेल्फ मेडिकेशन, एक दूसरे को ट्रीट करना एक कॉमन कल्चर है, ये ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके हेल्थ लोग हेल्दी होंगे, यंग लड़के हेल्दी होंगे, हमारी जनरेशन बेहतर होगी। ठीक है सर, एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं कराची से बात कर रही हूँ, फाइज। जी बताइएगा, क्या सवाल करना चाहती हैं? ये मैम कि मेरी जो सिस्टर है ना 73 इयर्स की हैं, शुगर पेशेंट हैं, वो उनका पैर स्लिप हो गया था तो वो गिर गई हैं, तो उनकी बैकबोन में फ्रैक्चर हो गया है, तो ऑपरेशन तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो क्या मेडिसिन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? ठीक है, आपने MRI और CT स्कैन या एक्सरेज वगैरह करवाए? उनके एक्सरे कराए हमने जी। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें बीबी, आप उनको जी आप उनके एक्सरे लेके आप उनको AO हॉस्पिटल लेकर आ जाएं, इंशाल्लाह ताला हम उनका इलाज भी करेंगे और आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल प्राइस में डिस्काउंट में करके देंगे। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप आ जाएं, हम आपको डॉक्टर अतर सिद्दीकी को आपको चेक करवा देंगे। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ठीक है सर, तो फिर आप उनको चेक कर लेंगे। और सर अगर स्पाइन की सम टाइम कुछ बोन्स ऐसी होती हैं L3 L4 या कोई भी ऐसी फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसमें सम टाइम सजेशन यही दिया जाता है कि बेड रेस्ट होगा तो वो जुड़ जाएगी, तो क्या ये ठीक है? डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर कितना बड़ा है। अगर छोटा फ्रैक्चर है तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आप उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करते हैं, लेकिन अगर फ्रैक्चर इतना बड़ा है कि वो नर्व जो कि आपकी रग होती है उसको दबा रही है, फिर आपको ज़रूरी बात है सर्जरी करके उसको प्रिवेंट करना है, वरना अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड दब गई तो ज़रूरी बात है आपको पैरालिसिस होने का रिस्क होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसको एग्जामिन करके, एक्सरे देख के, पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि क्या स्पाइन को फिक्स करना ज़रूरी है या उसको कंजर्वेटिवली मैनेज करना ज़रूरी है। ओके ठीक है सर। और सर कुछ कार्डिक पेशेंट होते हैं, उनकी सर्जरीज जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, अगर ऑर्थोपेडिक सर्जरीज देखी जाएं तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? कार्डियक सर्जरीज नो सर, कार्डिक पेशेंट, क्योंकि हमारे पास जरिए पता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होते हैं, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, हम उनकी रिस्क असेसमेंट की जाती है, देखा जाता है कि क्या ये पेशेंट सूटेबल है सर्जरी के लिए, नहीं, और हम पेशेंट के साथ जरिए पता है फिर ऑनेस्ट होते हैं कि देखें आपका ये ऑपरेशन करना आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको कार्डिक इश्यूज़ हैं, या तो हम आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे, उसकी वजह कि रिस्क इतना ज़्यादा है कि ड्यूरिंग सर्जरी आपको हार्ट अटैक होने का खतरा है, या आपका रिस्क है लेकिन हम ये रिस्क लेने को तैयार है। तो सर एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें? कराची से FB एरिया से। जी बताइएगा, क्या सवाल करना चाहते हैं? वो मेरी उम्र 60 साल है, मेरी उंगलियां सुन हो रही हैं, बहुत इलाज कराया, आराम ही नहीं आ रहा, तो नाखून के नीचे जो उंगलियां है ना वो हर वक्त सुन देती हैं दोनों हाथों की। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये इनका स्पाइन से रिलेटेड इनका इशू है। इनकी नेक के अंदर अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की कोई नर्व दबी हो तो आपकी उंगलियां सुन होती हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आके हमें AO क्लिनिक में चेक करवा लें, तो डॉक्टर अतर सिद्दीकी इनको देख लेंगे इंशाल्लाह ताला, इनको भी स्पाइन का इशू है। ठीक है सर, दोनों हाथों पैरों की उंगलियां जब सुन हो रही हों तो मींस के स्पाइन का इशू होता है? पता है आपकी जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से आ रही होती हैं। अगर आपके हाथ सुन हो रहे हैं, आपके पैर सुन हो रहे हैं और आपसे चलने में मुश्किल हो रही है, आप गिलास नहीं उठा पा रहे, गिलास आपके हाथ से गिर रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड की जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो इसलिए उसका MRI स्कैन करवाना और स्पाइनल सर्जन को दिखाना जरूरी है। सर इसके स्टेजेस होते हैं कुछ? अगेन यू आस्क मी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आउटसाइड माय फील्ड। ओके ठीक है सर, क्योंकि हमारी डेली रूटीन में काफ़ी ऐसे पेशेंट होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम कोई चीज़ पकड़ते हैं तो वो बस ऐसी तरह हाथ रह जाता है, फिर बैक नहीं हो पाते। हम नेक्स्ट टाइम अपने साथ डॉक्टर अतर सिद्दीकी को भी ले आएंगे ताकि आप उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस करें। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात करें?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात जी, कर रही मैं मिसेस जमील बोल रही हूँ जी, बताइए। जी, कराची से बात कर रही हूँ। मेरे शोहर के ना वो हार्ट पेशेंट तो है, उनकी एंजियोग्राफी हुई हुई है लेकिन बाईपास वगैरह नहीं है, और है ना वो उनके ना वो कंधा जो है ना उठता, हाथ उठता नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, कब से हो रहा है ये? उनको तकरीबन 2 साल हो गए, मैंने इलाज भी करवाया था लेकिन उनको कोई फायदा नहीं हुआ। शुगर पेशेंट भी है वो। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने। तो इनके टिपिकल फीचर्स फ्रोजन शोल्डर की तरफ जा रहे हैं। कार्डिक पेशेंट हैं, डायबिटिक हैं, हाथ उठ नहीं रहा, ये टिपिकल फ्रोजन शोल्डर है। इनमें बहुत कॉमन होता है, इनको चाहिए फिजियोथेरेपी करवाना। अल्ट्रासाउंड स्कैन करा के देखा जा सकता है कि कहीं टेंडन डैमेज तो नहीं है, और ये अगर हॉस्पिटल में मुझे आके चेक करा लेंगे तो मैं इनको एग्जामिन करके एडवाइस दे दूंगा कि फ्रोजन शोल्डर की ट्रीटमेंट किस तरह की जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली बातें आपने हमें बताई, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑब्वियसली बात है कॉमनली पाकिस्तान में नहीं प्रोवाइड की जाती हेल्थ टॉक शॉक्स के अंदर, और हमारे नाजरीन को भी आपने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया है। सर जो है वो क्लिनिक एओ क्लिनिक के अंदर, सर कौन कौन से डेज़ में आप ओपीडीज़ करते हैं? वो मेरे वहाँ जब ये कॉल करेंगे वो उनको बता देंगे, इसलिए कि मैं 10 दिन यहाँ काम करता हूँ और मैं 10 दिन लाहौर होता हूँ, फिर मैं 2 हफ्ते इंग्लैंड होता हूँ, तो मैं 3 सेंटर्स में काम करता हूँ। तो सर से आप एओ क्लिनिक में जाके रब्ता कर सकते हैं। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।